प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई सालों में आपकी इस परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हैं उनको हम बेहतरीन ट्रिक्स से बेहतरीन व्याख्या के साथ आपके सामने ला रहे हैं। और पिछले कई सालों में देखा गया है कि पुराने जो पेपर हैं उनसे नए पेपर बनाते समय प्रश्न सेम टू सेम जैसे के तैसे जस के तस उठा लिए जाते हैं। पुराने सभी पेपरों के प्रश्न के आंसर आपको पता होना चाहिए, रटना नहीं, अच्छे से पता होना चाहिए कि उसका आंसर आया तो कैसे आया। अगले कुछ दिनों तक हम आपको पिछले साल के सभी पेपरों के सॉल्यूशन बहुत ही शानदार तरीके से देने जा रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखें। एक बार नहीं, आप वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम बताइए, जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। अब ये विद्युत आवेश होता क्या है? ये विद्युत आवेश होता क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जो कि आप जानते हैं। अब एक कूलाम आवेश क्या होता है? जब किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, ठीक, तब उसे हम 1 कूलाम आवेश कहते हैं। किसी अवतल दर्पण को 2 भागों में तोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि के मान में या स्थिति में परिवर्तन हो जाता है? तो इसका उत्तर है आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी आंसर क्यों सही है, तो इसको हम आपको समझाते हैं। यदि अवतल दर्पण को 2 भागों में तोड़ा जाता है तो दोनों भागों का वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या समान रहती है, क्योंकि वे मूल दर्पण का हिस्सा हैं। लेकिन प्रत्येक भाग की फोकस दूरी प्रभावी रूप से बदल जाती है। उत्तर क्या था? फोकस दूरी बदल जाती है, क्योंकि अब वे स्वतंत्र रूप से प्रकाश को परावर्तित करेंगे और उनका फोकस मुख्य अक्ष पर पहले जैसी स्थिति पर नहीं रहेगा। इसलिए आपका आंसर इसमें क्या था कि फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है यदि अवतल दर्पण को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। आपका प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? माने आपसे सी का मान पूछा है। तो आप सभी को पता है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो वक्रता त्रिज्या का मान कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। 40 का आधा 20, तो इसका आंसर क्या है? 40 सेंटीमीटर। अब इसको कैसे समझते हैं आप, वो भी हम आपको बताएंगे। फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r का जो संबंध होता है वो इस प्रकार होता है। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि हम r निकालते हैं तो r बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बराबर होती है। जब भी आपको समझ में नहीं आए तो इसको हम समझाएंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये हमने बना दिया अवतल दर्पण, यहाँ हमने वक्रता केंद्र मान लिया और ये हो गया आपका फोकस। अब देखिए, यहाँ तक की दूरी देखो क्या है। एक तो दूरी इतनी है, इतनी दूरी और होगी तब हम वक्रता केंद्र तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो इसका मान कितना है? 40 है। इसका मान 40 है, क्योंकि इसका मान 20 रहेगा और इसका मान 20 रहेगा। तो फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वक्रता त्रिज्या होगी। अब भी आपको समझ में नहीं आया है मेरे बच्चों, तो ऐसा समझो, फोकस दूरी की दुगनी दूरी का मान वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है, ठीक है। चलो, आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोसों में होती है, उसके बाद द्रवों में, उसके बाद गैसों में।
आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं कि स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 5000 मीटर प्रति सेकंड, जल में 1500 मीटर प्रति सेकंड और वायु में ध्वनि की चाल होती है 343 मीटर प्रति सेकंड। आपका प्रश्न है कि एक वस्तु है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है, इसका प्रतिबिंब कैसा होगा। हमने मेरे बच्चों आपको कई बार हजारों बार बताया था कि वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा और प्रतिबिंब उल्टा होगा। हमने एक ट्रिक्स बताई थी, बाऊ अवतल दर्पण, हमने देखा है स्कूलों में, बाऊ कितना अच्छा है। बाऊ मान वास्तविक उल्टा, तो यहाँ ऑप्शन में कहीं वास्तविक उल्टा नहीं है, तो ये हमसे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो उत्तर रहेगा वास्तविक उल्टा। इसको और समझते हैं। देखिए, कोई वस्तु है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के समान आकार का होगा, कई बार बताया, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। तो आशा करते हैं इतनी जानकारी आपको समझ में आई है। एक वस्तु को किसी दर्पण की ओर खिसकाने पर प्रतिबिंब दर्पण से दूर खिसक जाता है। दर्पण होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए। तो इसका उत्तर है आपका अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का गुण है। एक वस्तु जो है अवतल दर्पण के पास आती है तो उससे दूर होती चली जाती है। इसको हम यहाँ समझ लेते हैं, समझ में नहीं आया कि अवतल दर्पण की गुणवत्ता क्या है। यह इसका गुण है कि जैसे जैसे वस्तु अवतल दर्पण के फोकस के निकट लाई जाती है, पास में लाई जाती है, तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर हटता जाता है, दूर खिसकता जाता है। इसका यहाँ कारण भी लिखा हुआ है, किरणों का आपसी अभिसरण बदल जाता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के पास ही बनता है और छोटा होता है, ये आपको याद होना चाहिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के समान दूरी पे बनता है, वस्तु के समान दूरी पे बनता है, ये भी आपको यहाँ पता होना चाहिए। अब देखिए, आपका प्रश्न है कि वाहनों में पीछे का दृश्य पश्च दृश्य देखने के रूप में समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण को प्राथमिकता दी जाती है, वरीयता दी जाती है। क्यों? माने साइड ग्लास में हम अपना मुंह देखने वाला समतल दर्पण क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं लगाते? उत्तल दर्पण इसलिए लगाते हैं, उत्तल दर्पण इसलिए लगाते हैं क्योंकि समतल दर्पण की तुलना में अधिक विस्तृत क्षेत्र इसमें दिखाई देता है। किसमें? उत्तल दर्पण में। इसलिए आपका आंसर क्या था मेरे बच्चों? बी सही था। देखिए, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए थे, इतने सरल प्रश्न पूछे गए थे। यदि आपने हमारे ऐप के वीडियो देखे तो आपको इतना अच्छा लग रहा होगा कि सर हमसे तो सभी प्रश्न के आंसर बन रहे हैं। जब भी आपको समझ में नहीं आया तो और समझ सकते हैं अपन। उत्तल दर्पण की घुमावदार सतह पीछे के अधिक क्षेत्र को दिखाने में सक्षम होती है। इसमें बना प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है आभासी बनता है, सीधा बनता है। आपको कभी उत्तल दर्पण में माना साइड ग्लास में कोई वाहन आपको उल्टा दिखाई देता है, आप तो घबरा जाओगे नहीं, तो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और छोटा बनता है। यदि प्रतिबिंब छोटा नहीं बने तो इतनी बड़ी बस और ट्रक होते हैं, इतनी बड़ी रेलें होती हैं, तो आपको पीछे जो साइड ग्लास हैं उसमें दिखाई दे जाएंगे नहीं। इसलिए दिखाई दे जाते हैं क्योंकि जो प्रतिबिंब है छोटा बनता है। फायदा क्या है कि चालक होता है उसको पीछे के बड़े क्षेत्र को देखने में सहायता देता है आपका उत्तल दर्पण। कक्षा में पिछली पंक्ति में बैठे एक छात्र को, माने क्लासें हैं, क्लास लगी है और पिछली पंक्ति में माने पिछली टेबलों पर एक बच्चा जो है बैठा है। ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर पढ़ने में उसे बच्चे को कठिनाई हो रही है, उसको नहीं दिख पा रहे हैं अक्षर ब्लैक बोर्ड पर। उसको कौन सा दोष हो सकता है? अब वो पूछ लेते तो आप बता ही देते कि निकट दृष्टि दोष कौन होता है? निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। दूर का ही नहीं दिख रहा है इस बच्चे को, तो निकट दृष्टि दोष है इसको, क्योंकि निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो निकट दृष्टि दोष। दूर का नहीं दिख रहा माने ब्लैक बोर्ड का नहीं दिख रहा है। अब यहां उन्होंने आपको घुमा दिया है कि आप उत्तर ना निकाल पाए, तो इसका उत्तर है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। तो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना,
ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में इसका उत्तर आ गया होगा। देखिए, हमारे पास जितनी भी किताबें हैं उनमें बहुत सारे प्रश्नों के आंसर गलत हैं। इंटरनेट पर आप देखते हैं तो उनमें भी प्रश्नों के आंसर गलत होते हैं, इसलिए आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आपका प्रश्न है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ माने सूर्य जो है लाल कलर का प्रतीत होता है, दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। समुद्र नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, अंतरिक्ष नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यदि प्रकीर्णन नहीं हो तो अंतरिक्ष आपको काला दिखाई देगा। जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जो अंतरिक्ष यान है उसमें रहते हैं, अभी आपके कौन से गए हैं, शुभांशु शुक्ला जी गए हैं, तो वो अंतरिक्ष को देखते हैं तो उनको अंतरिक्ष काला दिखाई दे। उन्होंने फोटो भेजी है, उनमें आप देख सकते हैं अंतरिक्ष काला दिखाई दे रहा है उन फोटो में, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। जहाँ वायुमंडल है वहाँ प्रकाश का होता है प्रकीर्णन। प्रश्न आएगा, कई बार पूछा गया है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष माने आकाश का रंग दिखाई देता है काला। तो आशा करते हैं इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अब भी आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में नहीं आया है तो और समझते हैं। सूर्य की किरणों को वायुमंडल में गैस और धूल के कण प्रकीर्णित करते हैं, ठीक है, इसलिए वो विशेष कलर दिखाई देता है। सुबह शाम सूर्य क्षितिज के पास होता है, प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी होती है, इसलिए होता क्या है कि नीली और छोटी तरंगें अधिक प्रकीर्णित हो जाती हैं और बचता है लाल रंग जो हमारी आंखों तक पहुंचता है। माने जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, क्योंकि सबसे अधिक तरंग दर होती है लाल रंग की, तो बाकी रंग जो आप तक पहुंच नहीं पाते हैं। हमने जो आपको वर्ण विक्षेपण बताया था उसमें बहुत अच्छे से हमने बताया था आपको कि यदि आपके सामने 7 बल्ब हो, उनसे आप दूर होते जाओगे तो पहले बैगनी दिखना बंद हो जाएगा, फिर जामुनी दिखना बंद, सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा तो वो लाल रंग दिखाई देगा। तो इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है तो लाल रंग आप तक पहुंच जाता है। देखिए यहाँ उन्होंने पूछ लिया आपसे कि भूस्थायी उपग्रह से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो आकाश का रंग दिखाई देगा यहाँ पे काला। माने अंतरिक्ष यात्री हैं, उन्हें आकाश का रंग देखना है तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता है। देखिए यहाँ आपसे वही प्रश्न पूछा गया है जिसकी हम आपसे बात कर रहे थे। भूस्थायी उपग्रह से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। इसे हम और अच्छे तरीके से समझते हैं। वायुमंडल के बाहर जैसे अंतरिक्ष हो या भूस्थायी उपग्रह हो, वहाँ वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन, किसका प्रकीर्णन? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। बिना प्रकीर्णन के आकाश काला दिखाई देता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का काला रंग दिखता है, आकाश का रंग काला दिखता है। अब देखिए आपके सामने जो प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में 6 वोल्ट की बैटरी द्वारा 10 मिनट तक 60 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें किसी विद्युत परिपथ में 6 वोल्ट की बैटरी के द्वारा, बैटरी द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा होगी, तो इसका आंसर है W बराबर VIT। VIT, V का मान माने वो बैटरी है वो 6 वोल्ट की है, 60 मिली एम्पियर की में धारा बह रही है और 10 मिनट तक आप बैटरी चालू करते हैं। सेकंड में इनका मान रखा जाता है इस प्रकार से। तो यदि हम गुणा करते हैं 6, 0.06 और 600,
216 जूल आया। अब यहाँ पर और समझते हैं, क्या समझते हैं वो देखिए यहाँ पर। लेकिन ध्यान दो, आपके विकल्पों में 21,600 जूल है, बिल्कुल है। यह तभी संभव है यदि करंट को गलती से 600 मिली एम्पियर माना गया हो। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है वो गलत है, आपका उत्तर है 216 जूल। यदि देखिए 60 मिली एम्पियर की धारा है, यदि इसे 600 मिली एम्पियर माना गया होता तो आंसर निकलता 21,600 जूल। प्रश्न है कि एक दंड चुंबक को धागे की सहायता से बिल्कुल मध्य से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है। चुंबक के निकट धागे पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसका आंसर है उत्तर की ओर। इसका आंसर क्या है? उत्तर की ओर। जब किसी दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो इसका उत्तर ध्रुव सदैव भूचुंबकीय उत्तर की ओर संकेत करता है। इसी सिद्धांत पर दिशा सूचक यानी जो सुई होती हैं, दिक् सूचक सुई होती हैं, वो कार्य करती हैं। तो आपका आंसर आपको मिल गया है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बताओ। तो सभी बिंदुओं पर इसका मान समान होता है। सभी बिंदुओं पर इसका मान समान होता है। जब सीधी लंबी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। यह क्षेत्र केंद्र की दिशा में एक समान होता है और पैरेलल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या प्रश्न है देखते हैं। दिष्ट धारा मोटर में प्रयुक्त विभक्त वलय का कार्य होता है। क्या कार्य होता है? कुंडली के अर्धघूर्णन के पश्चात धारा की दिशा उत्क्रमित करना। इसलिए आपका आंसर क्या निकलता है? इसका आंसर आपका निकलता है ए। कि विभक्त वलय का मुख्य कार्य क्या है? जब मोटर की कुंडली आधा घूर्णन पूरा कर लेती है तो यह धारा की दिशा को उत्क्रमित माना उल्टा कर देती है ताकि घूर्णन लगातार एक ही दिशा में बने रहे। इसी से डीसी मोटर एक ही दिशा में निरंतर चलती रहती है। प्रश्न है कि तांबे के तार की आयताकार कुंडली, तांबे के तार की आयताकार कुंडली है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होती है? तो इसका आंसर अभी अपन ने चर्चा की थी कि आधा। इसको और समझते हैं। विद्युत जनित्र या जनरेटर की कुंडली एक परिभ्रमण करती है तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा हर एक घूर्णन पर एक बार बदलती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन कैसे होता है? जब एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है, जैसे जनरेटर में, जंत्र में, तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। हर अर्ध परिभ्रमण के बाद धारा की दिशा बदल जाती है। इसको और समझते हैं। यदि कुंडली ने 180 डिग्री माने आधा परिभ्रमण कर लिया तो धारा की दिशा बदल जाएगी। एक पूरा परिभ्रमण माने 360 डिग्री करने पर धारा की दिशा दो बार बदलेगी। एक बार 180 डिग्री पर, दूसरी बार 360 डिग्री पर। इसलिए उत्तर आपका क्या है? आधा। इसलिए सही उत्तर आपका। देखिए आपका प्रश्न है, दो सर्वसम चालक तारों को किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होता है 4:1। देखिए यहाँ पर मान रखते हैं H बराबर v² T/R में मान रखते हैं
तो आपका उत्तर आता है 4:1। अतः सही उत्तर आपका क्या है? 4:1। इसको हमने आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाया था। अच्छा, तो आप जरूर वो सभी वीडियो देखें। प्रश्न है, फ्यूज तार का महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? इसका गुण क्या होना चाहिए? तो फ्यूज तार का गुण होना चाहिए, इसके पदार्थ का गलनांक जो है निम्न होना चाहिए। तो फ्यूज तार का गुण, तो प्रश्न क्रमांक 17 है, उसका सही उत्तर क्या है? इसके पदार्थ का गलनांक निम्न होना चाहिए, माने कम होना चाहिए, क्योंकि उसको पिघलना है। यदि पिघलेगा नहीं तो घर के सारे उपकरण पिघल जाएंगे। तो उसका गलनांक जो है निम्न माने कम होना चाहिए, जिससे आपके घर के उपकरण सुरक्षित बने रहें। जो आपका फ्यूज तार है यह एक सुरक्षात्मक उपकरण है जो अत्यधिक धारा बहने पर गल करके पिघल करके ठीक परिपथ को खोल देता है, माने परिपथ से अलग हो जाता है, और घर के जो उपकरण हैं वो सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका गलनांक जो है कम होना चाहिए, जिससे जल्दी पिघल जाए। फ्यूज तार को पतला होना चाहिए, जाके वो जल्दी से जल्दी गर्म हो जाए। जब अत्यधिक धारा बहे परिपथ में तो वो गर्म होकर के पिघल जाए। यदि मोटा तार लोगे तो पिघलेगा नहीं, वो नहीं पिघलेगा, वो नहीं फ्यूज होगा, आपके घर के उपकरण फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए फ्यूज तार जो है उसका गलनांक निम्न होना चाहिए और उसे पतला होना चाहिए। देखिए कथन जो है आपका, किसी क्षण वस्तु का त्वरण शून्य है तो वेग अशून्य हो सकता है? हाँ, हो सकता है। किसी क्षण किसी वस्तु का वेग शून्य होने पर त्वरण अशून्य हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो इसलिए पी और क्यू दोनों सत्य हैं। यहाँ पर समझिए क्या है, किसी वस्तु का त्वरण शून्य होने पर भी वेग अशून्य हो सकता है, मानो उसमें कुछ ना कुछ वेग हो। उदाहरण, जब कोई वाहन नियत वेग से चल रहा होता है, वाहन नियत वेग से चल रहा है, तब तो उसका त्वरण शून्य होगा, क्योंकि ना तो उसकी रफ्तार बढ़ रही है ना घट रही है, तो उसका त्वरण शून्य है। लेकिन देखो उसका जो वेग है उसमें वेग तो है, माने वेग अशून्य है, माने कुछ ना कुछ उसका मान है। अब दूसरा देखो, लेकिन उसका वेग जो है शून्य नहीं होता, इसलिए त्वरण शून्य है। त्वरण शून्य है तो हम ये नहीं मान सकते कि उसमें वेग नहीं है। वेग नहीं है, अशून्य का मतलब है कुछ न कुछ वेग है उसमें, कुछ न कुछ वो गति से चल रही है वस्तु। अब दोबारा फिर समझो, कथन जो क्यू है, किसी क्षण किसी वस्तु का वेग शून्य होने पर, माने वस्तु का वेग जो है किसी क्षण शून्य होने पर त्वरण अशून्य हो सकता है, माने वेग शून्य है, वेग शून्य हो गया तो त्वरण का क्या कुछ मान हो सकता है? हो सकता है। देखिए ऊर्ध्वाधर गति में हमने कोई वस्तु फेंकी, जब वह वस्तु ऊंचाई पर पहुंचती है तो उस क्षण जब वो वस्तु लौटने वाली होती है तो उस क्षण उसका वेग जो है शून्य हो जाता है। ठीक, वेग शून्य हो जाता है। लेकिन त्वरण जो है, त्वरण उस पर लग रहा है, उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो लग रहा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए वेग शून्य होने पर भी उसमें कुछ ना कुछ त्वरण हो सकता है। अब देखिए आपका प्रश्न है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में काम करते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया जो बल होते हैं वो अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में लगते हैं। कैसे लगते हैं? देखो, जब आप दीवार को धक्का देते हैं, जब आप दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार आप पर क्रिया बल लगाती है, दीवार आप पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, माने विपरीत दिशा में। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली आगे जाती है, क्रिया होती है, बंदूक पीछे आपको धकेलती है, ये प्रतिक्रिया होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दोनों बल हैं वो अलग अलग वस्तुओं पर लग रहे हैं और विपरीत दिशा में लग रहे हैं। देखिए आपका जो प्रश्न है कि दो वस्तुएं, प्रत्येक का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। टकराने के पहले दोनों की चाल 2.5 मीटर
प्रति सेकंड थी। टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उनका सम्मिलित वेग होगा, शून्य होगा भाई साहब। जब दो मिल गई, टकरा गई, अब वेग उनमें बचा कहाँ, अब तो वेग शून्य हो जाएगा।